हेलो एवरीवन, एक और वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि छोटे छोटे दो टॉपिक करने से बढ़िया मैंने दोनों को एक ही वीडियो में मर्ज कर दिया है। पहला टॉपिक है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड और दूसरा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं। डिटेल एनालिसिस है, मैं मैप के साथ आपको बताऊंगा इंडस वैली की जो साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स है वो सब। ठीक है, उनकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी बनता है कि उनकी कौन सी नदी के किनारे है, तो सब हम पढ़ने वाले हैं। इवन मैं मैप के थ्रू आपको बताऊंगा ताकि आप इंडिया का मैप सबको याद होगा दिमाग में, ऑलमोस्ट ओवर लाइक पूरा बाउंड्रीज तो याद होंगी ही, स्टेट्स तो पता ही होंगे थोड़े बहुत नॉर्थ में, है ना। तो अगर आपको इतना भी पता है तो आप इंडस वैली की पूरी एक एक साइट्स अपने दिमाग में बैठा सकते हो। मैप के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जस्ट एक छोटा सा काम कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है मेरी। मैं आपको पीडीएफ दूंगा और एक बार पीडीएफ चेक कीजिए। आप देखिए, मैप के साथ मैं बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ आपको बहुत डिटेल में दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली में वैसे 2400 प्लस साइट्स हैं। तो हमारा एसएससी एक दो क्वेश्चन हमें बना के देने वाला है। एक एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक क्वेश्चन के लिए क्या हम 2400 साइट्स पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अराउंड 10-12 ऐसी साइट्स हैं जिनको फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जिनसे रिलेटेड बनते रहते हैं, वही हम पढ़ने वाले हैं। पूरी पीडीएफ आपको दूंगा, आराम से बैठ के पढ़िए। कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो ऐड कीजिए, कम करने हो कम कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जस्ट एक कमेंट कर दीजिए कि पीडीएफ चाहिए एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट करना पड़ेगा तभी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, हिस्ट्री जो है, प्री हिस्टोरिक पीरियड जो एंशंट हिस्ट्री है ना हमारी, दो पार्ट, दो अलग अलग टाइप से हम इसको लाइक डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं कि एक रिटर्न बेस पे होती है। ठीक है, बेस है कि हम जो रिटर्न है, रिटर्न मतलब जो स्क्रिप्ट होती है, बुक होती है, इन सब के बेस पे हम हिस्ट्री को देखते हैं कि ये इतना टाइम ये एंशंट है या फिर लाइक मिडिवल है या फिर लाइक मॉडर्न है, या तो हम इंसिडेंट्स के बेस पे चेक करते हैं। तो इंसिडेंट्स के बेस पे ना हमने सिर्फ तीन ही पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया है मेनली, जिसे हम अक्सर जानते हैं, जो हमें हर बुक में देखने को मिल जाता है कि एंशंट हिस्ट्री के ये हुआ है। ठीक है, तो अभी इंसिडेंट्स बेस मतलब यहाँ पर एंशंट हिस्ट्री में क्या था, हमारे जो इंडिया के राजा थे, ठीक है, जैसे कि हमारे अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बाकी सब बड़े बड़े राजा, उस टाइम को हम एंशंट हिस्ट्री कहते थे। उससे पहले वैदिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे पहले जितना भी था ना, सारा एंशंट में आता है हमारा। ठीक है, मिडिवल हम तब स्टार्ट करते हैं जब फॉरेन इन्वेजन आने स्टार्ट होते हैं, और ख़ास तौर पे हम कह सकते हैं जो इस्लाम इन्वेजन हुआ था, लाइक मुस्लिम इन्वेजन हमारे इंडिया पे हुआ था। ठीक है, तो वो हमारा मिडिवल में आता है। और मॉडर्न कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से हमारा लाइक ये ब्रिटिशर्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन पार्ट में हम इंसिडेंस बेस पे हिस्ट्री को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर मैं रिटर्न बेस कहूँ, तो रिटर्न बेस में सबसे पहले आता है जहाँ पर कोई भी एविडेंस आपको रिटर्न में नहीं मिलते। अभी कोई एकदम ही आदिवासी टाइप है, बिल्कुल ही पुराना, जहाँ पर कुछ भी नहीं आता था किसी को भी। अब वो वहाँ पर पत्थर से आग जला रहे, तो वो लिखेंगे क्या? कुछ भी नहीं था उनके पास, कोई आइडिया ही नहीं था कि कुछ लिखना है फ्यूचर में काम, कुछ नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं। आज हम डेटा स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में वो काम आए, लेकिन उस टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई डेटा आप स्टोर कर पाओ या फिर कुछ लिखें या फिर कुछ भी नहीं। इसलिए वो नो रिटर्न बेस एविडेंस होते हैं, नो रिटर्न एविडेंस होते हैं, इसलिए उसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, प्री हिस्टोरिक को हम और अच्छे से समझने वाले हैं। दूसरा होता है, पहला तो हो गया प्री हिस्टोरिक, दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक क्या हो गया? जहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा तो है लेकिन हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए। ठीक है, रिटर्न जरूर है बट हार्ड टू अंडरस्टैंड, और हम उसे अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए। एग्जाम्पल दोनों का देता हूँ मैं। यहाँ पर जो है हमारा स्टोन एज है, ठीक है, पत्थरों से काम चल रहा है तो क्या ही लिखेंगे। और प्री हिस्टोरिक में और प्रोटो हिस्टोरिक में इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, काफ़ी चीज़ें हमें प्रूव मिली हैं लिखी हुई, लेकिन हम अभी तक वो चीज़ें समझ नहीं पाए कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए ये प्रोटो हिस्टोरिक है। अब जब हम लिखी हुई चीज़ पढ़ पा रहे हैं, जैसे वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में संस्कृत में लिखा है, जो भी लैंग्वेजेस वहाँ यूज़ करी गई है हम उसे पढ़ पाते हैं, राइट। तो उस पूरे पीरियड को नाम दे दिया गया है हिस्टोरिक पीरियड। तो ये तीन बेस है। पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ पर कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं है। दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ पर रिटर्न एविडेंस है बट हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। और तीसरा हिस्टोरिक पीरियड जो अभी चलता आ रहा है हमारा। ठीक है, अभी प्री हिस्टोरिक को पहले समझते हैं। प्री हिस्टोरिक में भी ना तीन पार्ट में डिवाइडेड है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। जो उस टाइम का ह्यूमन था उसको हम होमो इरेक्टस इरेक्टस कहते हैं, और होमो सेपियंस क्या है? हम इंसान प्रॉपर। ठीक है,
फर्स्ट एविडेंस जो मिला था हमारे इंडिया में वो नर्मदा सोन घाटी पे मिला था, जो कि आप आई गेस मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पर सबसे पहला हमें प्री हिस्टोरिक टाइम का जो कंकाल मिला है वो यहाँ मिला है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और पहला है उस टाइम पे जो टूल था, सबसे पहला टूल था वो था स्टोन, इसलिए इसे स्टोन एज भी कहा गया है प्री हिस्टोरिक पीरियड को, ठीक है। रॉबर्ट ब्रसफुट नाम है जिन्होंने सबसे पहले एक स्टोन टूल फाउंड किया था 1863 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, आराम से बन सकता है, एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, बन सकता है। स्टोन एज को ना हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। ये पूरे को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को ही स्टोन एज कहते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि या तो नियोलिथिक के बारे में आपने क्वेश्चन में देखा होगा, मेसोलिथिक पढ़ा होगा, या फिर पैलियोलिथिक पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखा होगा। तो इसको हम कंफ्यूज क्रिएट नहीं होने वाली, आज से एक बार ही समझ जाइए। देखिए, स्टोन एज को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज में क्या है, एकदम ही प्रीवियसली जहाँ से हमें कोई आइडिया नहीं है वहाँ से लेकर 10,000 बीसी तक की कहानी है, ठीक है। फिर आता है मिडल। अभी देखिए ओल्ड क्या है, जैसे हम ओल्ड को क्या कहते हैं, प्रीवियस, तो इसलिए पैलियोलिथिक, पी से पैलियोलिथिक, पी से ओल्ड, है ना, पी से प्रीवियस। मिडल, एम से मिडल, एम से मेसो, एन से न्यू, एन से नियोलिथिक। इस तरह से आप याद रख सकते हो अगर कन्फ्यूजन होती है तो, है ना। तो मिडल स्टोन एज में क्या हुआ, 10,000 बीसी से लेकर 5,000 बीसी तक की डेटा हमारे सामने है। और जो न्यू है, नियोलिथिक है, न्यू स्टोन एज है, उसे 5,000 से 2,000 तक हमारी आईवीसी स्टार्ट हो जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2000 के बाद, 2000 बीसी के बाद, या फिर 2400 बीसी के बाद हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर हमारा नियोलिथिक एज खत्म हो जाता है। क्लियर, ठीक है। तो हुआ क्या था, जो एकदम ही पैलियोलिथिक है, अभी इसी तरह से पढ़िए जैसे आप ओल्ड स्टोन एज। कन्फ्यूज होता था, मैं भी स्टार्टिंग में कन्फ्यूज हुआ करता था, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपको। पैलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, मेसोलिथिक को मिडल स्टोन एज कहते हैं, और नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज कहते हैं। और ये पूरे जो है ना वो प्री हिस्टोरिक के अंदर आते हैं। प्री हिस्टोरिक वो टाइम है जिसमें हमारे पास कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं है। एंशियंट इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री का ही पार्ट है ये, ठीक है। पैलियोलिथिक में जो बेसिक टूल थे, ठीक है, स्टोन के हुआ करते थे, ठीक है। हंटर गैदरर थे ये सारे, और सोसाइटी गैदरिंग करते थे, मतलब सोसाइटी के साथ इधर उधर जाते आते, मतलब पूरा एकदम झुंड में जाकर हंट करते थे, सोसाइटी गैदरिंग, ठीक है। एंड जब हमारा मेसोलिथिक एज आया 10,000 से 5,000, तो उन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, आग वाग जलनी स्टार्ट हो गई थी। स्टोन टूल थे वो इम्प्रूव हो गए। पहले जस्ट एक पत्थर था, उसमें कुछ भी ऐसे मारना स्टार्ट कर दिया, डायरेक्ट पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने पत्थर पे लकड़ी लगा के एक हैमर टाइप का बनाना स्टार्ट कर दिया। तो टूल इम्प्रूव होने स्टार्ट हो चुके हैं अब, ठीक है। नियोलिथिक में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, अब प्रॉपर तरीके से सोसाइटी रहने स्टार्ट हो गई है। पहले ऐसा नहीं था, कहीं भी रहने स्टार्ट हो गए, आज यहाँ रहे कल वहाँ रहे, ऐसा था। लेकिन नियो स्टोन एज में क्या होता है, एक जगह पे स्टेबल होना स्टार्ट कर दिया। एग्रीकल्चर करेंगे तो एकदम स्टेबल तो रहना ही पड़ेगा। यहाँ पर व्हील्स भी आपकी फर्स्ट इन्वेंशन हुआ व्हील का, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट हो गई, जानवरों को पालना, मवेशियाँ पालना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये पूरा तीनों स्टोन एज के तीनों जो पार्ट है ना उनको डिटेल एनालिसिस है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता आपका, कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन सकता आपका प्री हिस्ट्री में, ठीक है। बट जो अगर मैं मेटल की बात करूं, ये क्वेश्चन बन सकता है, और ये क्वेश्चन मैंने देखा भी है एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, कि सबसे पहला जो इन्होंने ह्यूमन ने जो मेटल यूज़ किया वो कौन सा था, दैट इज कॉपर। सबसे पहली क्रॉप कौन सी थी, वीट, बार्ले एंड राइस, ठीक है। इनका एविडेंस कहाँ मिलता है, पाकिस्तान में एंड यूपी में, ठीक है। वीट एंड बार्ले की पाकिस्तान में मिलती हैं, राइस की यूपी में हमें एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन बन गया, फिर भी पता होना जरूरी है। बट एक कॉपर वाला क्वेश्चन देखा गया है, स्टोन एज के 3 टाइप में से क्वेश्चन को घुमा फिरा के बनाया गया है, देखा हुआ क्वेश्चन है, मैं 100% गारंटी इस चीज़ की दे सकता हूँ, और फ्यूचर में भी देखने को मिल जाए, क्या पता। अब चलते हैं हम, इतना हमारा क्लियर हो चुका है प्री हिस्टोरी में, आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है। अब चलते हैं हम हड़प्पा सिविलाइजेशन में। अच्छा, एक डाउट आ रहा है दिमाग में, सर यहाँ तो इंडस वैली लिखा है, हड़प्पा क्यों कह रहे हैं। तो सबसे पहले जो पूरी साइट दफन हो रखी थी, पूरा प्रीवियस हमारा एंशिएंट इंडिया जब दफन हो रखा था, उसकी देखिए आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसको खुदाई करते हैं, वहाँ से
ढूंढ के निकालते हैं, मिट्टी साफ़ करते हैं और वहाँ से पता करते हैं कि अच्छा यहाँ यहाँ इस तरह से ईंटें थी, ऐसे लगी पड़ी थी, है ना। तो एक्सकवेशन कहते हैं इसे। तो सारी खुदाई होने के बाद जो पता चला, एक ईंट मिली, एक ईंट को साफ़ किया और खोदा खोदा तो पूरी दीवार मिली, दीवार देखते देखते पूरा शहर मिल गया। तो जो सबसे पहला शहर था, जब सबसे पहली साइट थी, उसका नाम था हड़प्पा, जो कि मिली थी, और ये मिली थी 1921 में। ठीक है, तो सारी डिटेल मैं देने वाला हूँ। 1921 में सबसे पहली हड़प्पा साइट मिली थी, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब इसमें भी कोई डाउट नहीं रहेगा, कई बार दिमाग में आता है सर हड़प्पन क्या है और इंडस वैली क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, हड़प्पन का जो टाइम पीरियड बेसिकली बताया जाता है तो कुछ 2400 बीसी से 1700, 2500 बीसी से 1300, तो ये एक रेंज है पूरी, इसका एक्यूरेट टाइम फ्रेम कोई भी नहीं देता। इसलिए आप एक अनुमानित रखिए जो हमारे एसएससी पूछ सकता है मैक्सिमम, जो कि 2400 बीसी से 1600 बीसी तक का टाइम बताया गया है। बीसीई क्या है, एक बारी मैं इसको भी देख लेते हैं। ज़ीरो, और अभी ईयर 1, ईयर 2, और अभी क्या चल रहा है 2024, है ना। तो 1 2 3 करके करके 2024 आ गया। अभी जो -1 -2 होता है ना, यहाँ से BCE स्टार्ट हो जाता है। तो -1 को 1 BCE को कहेंगे, -2 को 2 BCE कहेंगे। उसी तरह से 2400 माइनस में जाओगे तो इसे कहेंगे 2400 BCE। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा, क्राइस्ट एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा। जीसस क्राइस्ट का इस टाइम पे जन्म और मृत्यु हुई थी, तो वो क्राइस्ट एरा हो गया। उससे पहले का जो टाइम था उसे BCE कहा गया है, और उसके बाद के टाइम को AD कहते हैं, आफ्टर डोमिनी, जीसस क्राइस्ट के मृत्यु के बाद का टाइम। ठीक है, तो ज़ीरो जो डेट है, ज़ीरो जो ईयर है, इस ईयर में जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हुई थी। इस तरह से ये BCE और AD देखा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन अब यहाँ पर क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, डेफिनेटली हम आने वाले वीडियो में बनाएंगे। सबसे पहला जो उन्होंने मेटल यूज़ किया था इंडस वैली टाइम पे, वो था ब्रॉन्ज। ठीक है, और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसको कहा गया है। ठीक है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसे कहा गया है। जैसे ऊपर स्टोन एज कहा गया था, तो ये ब्रॉन्ज एज कहा गया है। जो ब्रॉन्ज होता है ना, पहले कॉपर तो पहले से यूज़ कर रहे आ रहे थे, लेकिन अब इन्होंने कॉपर में टिन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिससे ब्रॉन्ज बनता है। ठीक है, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन क्या है, जैसे मान लो आप किसी गांव में रहते हैं तो वो रूरल सिविलाइजेशन, रूरल एरिया हो जाएगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, कोई शहरों में रहते हैं, तो वो अर्बन हो जाएगा। तो उसी तरह से ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, मतलब यहाँ पर रहन सहन और बाकी चीज़ों की फैसिलिटी थी। कैसी फैसिलिटी थी यहाँ पर, यहाँ पर जैसे इंडस्ट्रीज़ थी और अच्छे अच्छे शॉप थे, काम करने को लोगों को मिलता था। अब गांव में काम करने को क्या मिलता है, अपनी खेती बाड़ी होती है। लेकिन अगर अर्बन सिविलाइजेशन में आते हो तो आप दूसरों के यहाँ काम कर सकते हो, फैक्ट्रीज़ में काम कर सकते हो, जो जो काम वहाँ चल रहे हैं दूसरों के लिए आप काम कर सकते हो, जहाँ से आपको अर्निंग मिलेगी। वो हो गया एक अर्बन सिविलाइजेशन उस टाइम पे। ठीक है, स्टैब्लिश्ड बाय मेरिटेरियन और द्रविडियन पीपल। ठीक है, ये मेरिटेरियन पीपल जिन्हें आर्यन कहा गया है, इन दोनों को, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि ये वही थे। लेकिन फिर भी माना जाता है कि द्रविड़ पीपल जो कि आज के तमिलनाडु के लोग हैं, और मेरिटेरियन जो कि मेरिटेरियन से आए थे, लाइक पर्शिया साइड से आए थे, तो उस साइड के, और द्रविड़ पीपल से उन्होंने इन लोगों ने मिलके यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की थी। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हड़प्पा। हड़प्पा जैसे सबसे पहली साइट मैंने आपको जस्ट बताया, तो वो किसने फाउंड करी थी, तो राम बहादुर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने कहता है। ठीक है, एंड राम बहादुर दयाराम साहनी इनका पूरा नाम है। 1921 में इन्होंने हड़प्पा को फाउंड किया था, बनाया नहीं था, फाउंड किया था, मतलब कि उन्होंने खोज के निकाला था। ठीक है, राखलदास बनर्जी जो है 1922, जस्ट अगले साल मोहनजोदारो इन्होंने ढूंढा। ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंगम, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। 1875 में फर्स्ट टाइम इन्होंने हड़प्पा का नाम पूरे वर्ल्ड के सामने रखा। अभी आप कहेंगे कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर कैसे हो गया। साइट की जो पूरी तरह से पूरा साइट को अगर एक्सकावेट करके बाहर निकाला गया है, वो इस टाइम पे हुआ है, लेकिन जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी वो 1875 में इन्होंने बता दी थी। कुछ और सिविलाइजेशन थी साथ में, मतलब
कंटेम्प्रेरी आप जानते हैं, कंटेम्प्रेरी मतलब अगर यहाँ पर इंडिया में इंडस वैली चल रही है तो दूसरे कंट्री में भी तो कुछ होंगे, है ना। तो दूसरी कंट्री में दो इम्पॉर्टेंट जिनके साथ हमारा लेन देन यानी कि ट्रेड हुआ करता था वो थे मेसोपोटामिया, जो कि आज के टाइम पे ईरान और इराक साइड की सिविलाइजेशन थी, और इजिप्शियन जो कि आज के टाइम की अफ्रीका के इजिप्ट अफ्रीका में ही है, तो अफ्रीका में इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी। जो मेसोपोटामिया है उनकी जो स्क्रिप्ट थी, उनकी जो लेख हुआ करते थे, उनमें जब एक्सकावेट किया गया तो उनके लेख में इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसको मेलुहा कहा गया है। 100% बता रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है, ठीक है। तो मेलुहा मेसोपोटामियन जो पीपल थे उन्होंने इंडिया को मेलुहा नाम से डिनोट किया था, ठीक है। चलिए, उनकी जो लैंग्वेज थी वो पिक्टोग्राफ थी। अब पिक्टोग्राफ क्या है, सपोज दैट एक जैसे केव्स में ही लिखते थे, वो दीवारों पे लिखते थे, तो दीवार पे उन्होंने एक आदमी बना दिया इस तरह से और उसके हाथ में भाला पकड़ा दिया, एंड यहाँ पर कोई जानवर है जिसके 4 पैर हैं, ठीक है, उसको मारने जा रहा है। तो इसको देख के आपको गेस करना पड़ेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। दिस इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। एक भी यहाँ पर वर्ड नहीं है, समझ रहे हैं, तो इसे कहते हैं पिक्टोग्राफ। और उस टाइम की वो जो यूज़ करते थे लैंग्वेज, वो पिक्टोग्राफ ही थी। कई लैंग्वेज इस तरह से भी थी, ऐसे 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 ऐसा, पता नहीं क्या क्या, तो वो हम पढ़ नहीं पा रहे, इसलिए ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इसे कहा गया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की मैं बात करूँ, और ये है हमारा प्यारा भारत। भारत का मैप है, ठीक है, और भारत के मैप भी सिर्फ उस साइड का है। आप देख सकते हैं यहाँ से हम अपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखते हैं, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट का जो मैक्सिमम रीजन है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा हड़प्पन साइट्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल रिवर, दैट इज़ इंडस रिवर। ये आप बड़ी सी ब्लू कलर की रिवर देख रहे हैं, ये जो है स्काई ब्लू कलर में, ये है इंडस रिवर। यहाँ पर आप नाम देखिएगा, ठीक है। इंडस रिवर के साइड पे ही जो आजू बाजू है मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। अभी इंडस रिवर की 4 ट्रिब्यूशरीज हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और बियास भी है, वो यहाँ पर जरूरी नहीं थी उसकी। तो आप देख सकते हैं रावी के बगल में आपको देखने को मिला है हड़प्पा। सबसे पहला हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पे मिला है, रावी। रवि जो कि इंडस वैली की एक ट्रिब्यूशरी है, उसके बगल में, उसके ही लाइक जैसे नदी बह रही है तो नदी के आसपास का एरिया जो है वहाँ पर पूरा आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिला है, ठीक है। एंड ये आप देख सकते हैं। दूसरा है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो आप प्रॉपर इंडस वैली के साइड पे आपको देखने को मिला है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सतलुज, सतलुज के पास में रोपण जो कि पंजाब के अंदर आता है, ठीक है। रिवर कौन सी है, सतलुज। रिवर इंपॉर्टेंट है, रिवर भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। रावी रिवर हड़प्पा, ठीक है। इंडस रिवर मोहनजोदारो, ठीक है। और कौन है फाउंडर, ये भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और राखिल दास बनर्जी अभी हमने पढ़ा, दयाराम सहानी हमने अभी पढ़ा। और यहाँ पर आइए आप, बनावली जो कि हरियाणा में है। रिवर कौन सी है, रंगगोल, रंगोल रिवर, रंगोल रिवर, ठीक है, ठीक है। बनावली जो है, ठीक है, राखीगढ़ी जो है वो सबसे बिगेस्ट साइट भी है, ठीक है, राखीगढ़ी अभी हम देखते हैं। उसके अलावा सुतकांगीडोर पाकिस्तान में है प्रॉपर तरीके से। इंडस के बगल में आपको और दिखने को मिलेगा इधर से चनहुदारो, ठीक है, चनहुदारो इंडस के बगल में पाकिस्तान में आता है, ठीक है। गोपाल मजुंदर इन्होंने फाउंड किया था, और सिंध प्रांत में आता है पूरी तरह से, सिंध एरिया में। और रिवर कौन सी है, इंडस रिवर, ठीक है। गुजरात में आता है हमारा धोलावीरा, कच्छ के पास में, यहाँ पर कोई मेजर रिवर नहीं है। और 16 को टापो, ठीक है, ऐसा ही नाम है, ये जगह है। और उस जगह के पास में मिला हमें रंगपुर, गुजरात में आता है, और यहाँ पर माधव रिवर है, ठीक है। लोथल सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आपको लोथल देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इकलौता डॉक यार्ड साइट था। डॉक यार्ड समझते हैं, जहाँ पर शिप पार्क होती है पानी में, तो यहाँ से ही ट्रेड जो थी कहा जा सकता है, यहाँ से जो ट्रेड थी अदर कंट्रीज़ में जाते थे नाव के द्वारा। तो उस टाइम हम नाव भी यूज़ करते थे, ठीक है। तो अहमदाबाद में है, गुजरात में, और ये आपकी रिवर है, ठीक है। एंड ठीक है, ये इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है, ऑल राइट।
आलमगीरपुर जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, और हिंडन रिवर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कालीबंगा घग्गर रिवर यहाँ पर है, जो कि राजस्थान में आपको हनुमानगढ़ में देखने को मिलेगा। बनावली जो है, बनावली हमने देखा अभी, रंगोल रिवर यहाँ पर है। और आपको एक और पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, लोथल हो गया, ठीक है ठीक है, सब हो गए सब हो गए। ठीक है, राखी गढ़ी जो है, राखी गढ़ी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी साइट हमें राखी गढ़ी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर होगा। ये देखिए, ये जो पूरा पीडीएफ है ये मैं आपको दे दूंगा, एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया। राखी गढ़ी आपकी इधर है, हरियाणा में ही है राखी गढ़ी। ठीक है, जो बनावली है एंड राखी गढ़ी। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में देख लेते हैं, फटाफट से मैं बता दूंगा, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ कुछ हम अपने साइड से थोड़ी तैयारी अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, ग्रिड सिस्टम में सिटी हुआ करती थी, दो पार्ट में होती थी। दो पार्ट कौन से, एक अपर सिटी एक लोअर सिटी। देखिए, ये है अपर सिटी, ये पूरा है लोअर सिटी। तो हमने अक्सर देखा है जब हम राजा महाराजा टाइप के किसी भी मूवी या फिर सीरीज़ को देखते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है, एक बड़ा एरिया होता है जहाँ पर महल होता है, जहाँ पर राजा लोग रहते हैं या उनकी फैमिली रहती है या उनके रिलेटिव्स रहते हैं, और एक जो नीचे का एरिया होता है वहाँ पर उनकी जनता रहती है। तो यहाँ पर भी इस तरह से थोड़ा बहुत माना गया है कि जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर कोई राजा का टाइम नहीं था, यहाँ पर बिजनेसमैन का टाइम था। तो जिनके पास ज़्यादा पैसा या मोटी बिजनेसमैन है, ठीक है, तो वो यहाँ रहते हैं और बाकी जनता यहाँ रहती है। फोर्टिफाइड हो रखा है पूरी तरह से। फोर्टिफाइड मतलब चार दीवारी के अंदर, मतलब आपको पूरी तरह से दीवार बनाए हैं। साइड में रिवर देख रहे हैं आप, रिवर के साइड में, रिवर के इस तरह से साइड में ये इस तरह से सिटीज़ हुआ करती थी। फोर्टिफाइड अपर साइड भी होती थी, लोअर साइड ज़्यादा फोर्टिफाइड नहीं होती थी, मतलब दीवारें होती थी लेकिन इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन और लंबी लंबी दीवारें देखी गई है। कालीबंगन ऐसी चीज़ है जहाँ पर दोनों जगह फोर्टिफाइड है, बाकी कोई भी नहीं थी। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम भी इनका हुआ करता था। ड्रेनेज सिस्टम मतलब अभी सपोज दैट आपको यहाँ पर कुछ भी वेस्ट वाटर जो होता है, कपड़े धो दिया ये वो, सो वेस्ट वाटर जो होता है उसको एग्जिट करवाना है, आपको ड्रेन करवाना है नदी में या फिर कहीं भी बाहर निकाल के। अब बाहर कहाँ करेंगे, नदी में ही करेंगे। तो यहाँ से हर एक घर से ड्रेनेज सिस्टम होता हुआ नदी में जाया करता था। पूरी अच्छी तरह से इनका ड्रेनेज सिस्टम भी था। ठीक है, एंड बेक्ड ब्रिक्स देखने को मिली है, मतलब पूरी तरह से जो ब्रिक्स होती है, ईंटें होती है, पक्की ईंटें जो कि बेक करी गई है, वो आपको कालीबंगन में देखने को मिले हैं। 100% इसका भी क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। ठीक है, द ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदारो में देखने को मिला है, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल काइंड ऑफ, है ना, तो वो आपको मोहनजोदारो में देखने को मिला है। प्लो देखने को मिला है कालीबंगन में, हल जिसे हम कह सकते हैं, हल लगाया करते थे वो लोग। ठीक है, एविडेंस ऑफ राइस हमें मिले हैं, कहाँ से, लोथल से मिले हैं एंड रंगपुर से मिले हैं। तो ये सब मैं फटाफट से रीड कर देता हूँ आपके लिए, बहुत डिटेल, इसमें आगे डिटेल इतना नहीं जाना चाहिए वैसे, बट फिर भी इनकेस कोई क्वेश्चन बन जाता, देखिए तो कुछ भी हो सकता है, एसएससी कहीं से भी हो सकता है, तो थोड़ा याद रखना चाहिए, एक दो बार आपको इसे रीड कर लेना चाहिए। एक बड़ा सा फूड स्टोरेज, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये और ये अपना ग्रेट बात, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑलरेडी। फूड स्टोरेज यानी कि एक बड़ी सी ऐसी बिल्डिंग थी जिसके अंदर अनाज रखा जाता था, तो वो भी मोहनजोदारो में देखने को मिली है। तो जो भी ग्रेट बात, फूड स्टोरेज, बड़ी बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ, बिल्डिंग सबसे ज़्यादा आपको मोहनजोदारो में ही देखने को मिलेगी, ग्रेट बाथ से लेकर बड़ी बड़ी फूड स्टोरेज बिल्डिंग। जो फूड स्टोरेज बिल्डिंग थी ये पूरी इंडस वैली की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। ठीक है, एनिमल की बात करूं तो बुल एंड बफेलो के पता चला है कि बुल एंड एविडेंस मिले हैं। ठीक है, हॉर्स का एविडेंस मिला है फ्रॉम सुतकोटड़ा और कालीबंगन, ठीक है, एंड लोथल से भी, ये तीन जगह से हमें हॉर्स के भी एविडेंस मिले। तो हॉर्स के एविडेंस का मतलब क्या है, हो सकता है रथ चलाते होंगे, है ना, क्योंकि वो बुल और बफेलो से तो खेती कर रहे हैं, तो ये सब की नीड पड़ेगी आपको। ठीक है, बुल कार्ट भी हुआ करते थे उस टाइम पे, बुल कार्ट यानी कि जो बैलगाड़ी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो वो भी थे वहाँ पर। ठीक है, कुछ रिलीजियस एविडेंस की मैं बात करूँ तो रिलीजियस एविडेंस में एक स्टैचू मिला है जिसमें एक डांसिंग लेडी है, जिसे डांसिंग लेडी का भी है और मातृ देवी का भी एक आपको स्टैचू देखने को मिला है उसमें। बट एक और पॉइंट है जो कि एविडेंस नहीं मिला किस चीज़ के, मंदिरों के, कोई भी मंदिरों के एविडेंस नहीं है। ठीक है, एक बियर्डेड साधु आपने कई बार देखा होगा, मोहनजोदारो से मिला था बियर्डेड साधु। पशुपतिनाथ की हमारे को एक स्टैंप मिला था, जिन्हें हम आदिशिव कहते हैं, पशुपतिनाथ की।
ठीक है। इस तरह से शिव जी बैठे थे एंड उनके चारों तरफ से कुछ एनिमल्स थे, हरियाली थी, तो उस टाइप का एक स्टैम्प हमें देखने को मिला है एविडेंस में। वर्शिप ऑफ ट्री, देखिए प्रॉपर तरीके से मंदिर नहीं थी लेकिन वो हर चीज़ की, नेचर की पूजा करते थे, ठीक है। एंड हम्प्ड बुल, जिन्हें हम आज नंदी भी कहते हैं, हम्प्ड बुल मतलब जिनकी एकदम खूब तगड़ी तरीके से, है ना, तो आपको देखने को मिला है एविडेंस। स्वास्तिक का साइन का एविडेंस हमें देखने को मिला है। हमें अग्नि कुंड देखने को मिला है। अग्नि कुंड कालीबंगा में है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ये वाला, ठीक है। इनका ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं तो लैंड में ये बुल कार्ट यूज़ करते थे, जो कि अभी जस्ट मैंने कहा, ठीक है, एंड बफेलो कार्ट, ठीक है, जो घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी जिन्हें हम कहते हैं वो चलाया करते थे। वाटर में अभी देखिए पोर्ट मिला है, जो कि मैंने डॉकयार्ड बताया आपको, पोर्ट मिला है तो डेफिनेट सी बात है अगर ये बिजनेस कर रहे हैं दूसरी कंट्री के साथ तो ये नाव का यूज़ करते ही थे। लोथल एंड सुतकोटड़ा में आपको गुजरात में ही आपको दोनों में ये मिले हैं, पोर्ट मिले हैं, यानी कि शिप से भी इनका आना जाना हुआ करता था। सोसाइटी किस टाइप की थी? मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ठीक है, मातृ सत्ता जिसे हम कह सकते हैं, मतलब फीमेल की चलती है, इस टाइप की सोसाइटी थी उस टाइम पे। काइंड ऑफ सती प्रथा का इतना डोमिनेंस शायद नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर फीमेल घर में जो होता है ना, फीमेल की ज़्यादा चलती है तो वो होती है मैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है। तो उस टाइप की सोसाइटी माना गया है, ठीक है। एंड ठीक है, ये आप देख सकते हैं। कर्टेन सिस्टम भी था, ठीक है, ठीक है। तो प्रोस्टिट्यूशन भी था वहाँ पर, ठीक है। ब्रॉन्ज डांसिंग वुमेन का स्टैचू आपको देखने को मिला था मोहनजोदड़ो में। तो ये सब आप छोटी छोटी डिटेल मैंने और आपके लिए दी है, आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी खासी डिटेल्स यहाँ पर हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट जरूर मैं पढ़ना चाहूँगा कि इसमें लिखा गया इनका जो यहाँ से एंड हुआ है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो जो वहाँ से निकले हैं बाहर को, उसके रीज़न कुछ बताए गए हैं। हो सकता है वहाँ पर जो इंडस रिवर है उसमें फ्लड आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पानी से बहकर साफ़ हो गया होगा, तो उन्होंने अपना वहाँ से माइग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया, अपनी जगह चेंज, दूसरी जगह जाना बसना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बड़ी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपनी आगे आगे जाना ही पड़ेगा, एक ही जगह में ज़्यादा रह नहीं सकते, है ना। तो पॉसिबल है फ्लड आ सकता है, क्लाइमेट चेंज, या तो वहाँ पर पहले ठंडा रहा होगा, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी, या फिर गर्मी रही होगी तो एक्सट्रीम ठंड हो गई, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। या तो कंटिन्यू बारिश आ रही है, बिल्कुल भी सूखा पड़ गया, किसी टाइप का भी क्लाइमेट चेंज आपका देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से उनको वहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ी होगी। तो ये था 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमने आज डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है कमेंट करके एक पीडीएफ के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक पिंग कर दीजिए, मैं डेफिनेटली गारंटी 100% गारंटी मैं आपको पीडीएफ दूंगा ये वाला पूरा। एंड आपको जस्ट चैनल सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।